नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना भारत दौरे पर हैं आजकल और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए उन्होंने भारत को चुना है और इस बात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सिरिसेना ने भारत के साथ ऐतिहासिक सैन्य परमाणु समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देशों में सहमति बनी है। दोनों नेताओं के बीच 4 करार हुए हैं। दौरा उनका है और क्या असर पड़ेगा भारत श्रीलंका रिश्तों पर भी, और साथ ही क्यों माना जा रहा है कि भारत श्रीलंका जो रिश्ते थे उनमें जो चीन की दीवार है वो ढह गई सी लगती है या कमजोर हुई लगती है। अपने मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं भास्कर बालाकृष्णन, पूर्व राजदूत। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वीबी सोनी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सविता पांडे हैं, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू से, और साथ ही पत्रकार शुभजीत रॉय, असिस्टेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विदेश मामलों को कवर करते रहे हैं बहुत अरसे से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीबी सोनी जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए कि करार पे तो हम आएंगे, जो समझौते हुए हैं उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन क्यों हमेशा भारत और श्रीलंका रिश्तों को चीन की नजर से देखा जाए, और आज भी वही हो रहा है? नहीं, भारत और ये तो सब जगह की बात है, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं है। आप अफ्रीका में जाइए, वहां भी वही बात होगी। इफ यू गो टू सेंट्रल एशिया, वहां भी वही बात होगी। ये सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हिंदुस्तान के लिए हैं, क्योंकि जो चाइनीज की एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो हो रही है इन द नेम ऑफ मैरीटाइम सिल्क रूट और व्हाटएवर यू मे कॉल इट, बट इट्स रियली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स where they are trying to encircle India at various places. They want some bases, they want some presence, they want to see how movement of various things happen. So basically from that point of view, it's very important for India that there is a country which is well disposed towards us, does not allow China to intrude on our what is called the soft underbelly. That is the basic issue. We have had some problem with the previous dispensation in Sri Lanka. And he was probably trying to play one against the other. But I think India should be very happy that a new president who has come, who is quite open. I'm not suggesting that for a moment that he will shut China out, no. But at least he would give India's concerns a listening. And I think he made a very, very good start. First of all, by deciding to visit India as the first port of call. So that to give them confidence that look, we are not letting you in the lurch. We are going to involve you if there are certain things which we will do. We will do it keeping you fully informed and in the picture. बिल्कुल। प्रोफेसर सविता पांडे, बताइए कि क्या अगर चीन को एक तरफ किनारे रखें और ये माने कि अभी चीन पर आएंगे हम, लेकिन पहली बार अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत को चुनना आपकी नजर में कितना महत्वपूर्ण है, और क्या वाकई फिर से चीन को ले आए और ये कहें कि ये चीन के लिए भी एक जवाब है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मेरा ये मानना है कि दक्षिण एशिया में चीन की छाप पड़ चुकी है। अब हमारा ये प्रयास हो सकता है कि हम उसे बैलेंस करें, और कुछ गलतियां भारत की तरफ से रही हैं, क्यों चीन का दबाव वहां पड़ा, और जैसे कि वोट था ह्यूमन राइट्स इशू पे, जैसे कि हम बनटोटा था। हमारा एडवांटेज चीन से है दक्षिण एशिया में, ज्योग्राफी इज अ फैक्ट, और हमारा उनसे बॉर्डर है, हमारा उनसे रोज रोज का रिश्ता है जो चीन का नहीं है। उसके बावजूद चीन की छाप वहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ न कुछ कमी तो हमारी भी रही होगी कि संबंधों के बीच में चीन ने अपने लिए जगह बना ली। किस कमी का जिक्र करें? देखिए, जैसे कि कुछ ऐसे उनके अंदरूनी मामले और कुछ ऐसे विषय, जैसे मैंने कहा, एक ह्यूमन राइट्स का इशू था, इससे मंटोटा का इशू था। तमिल फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया था श्रीलंका के रिश्तों से। मेरे ख्याल से उसकी वजह से एक वैक्यूम आ गया जिसमें चीन ने अपनी जगह बना ली, और इस बात का ख्याल भारत को होना चाहिए था, क्योंकि बाकी दक्षिण एशियाई देशों में भी चीन वही कर रहा था कि जहां जहां जगह मिल रही थी उसने अपने अपने पोर्ट बनाए, अपने अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक शब्द हो सकता है, लेकिन नीति तो है कि जहां भी मौका लगे वो अपनी अपनी छाप वहां पर छोड़ दे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर चीन दक्षिण एशिया में आया है तो कहीं ना कहीं चूक भारत की तरफ से भी हुई होगी। हाँ, वो भारत पहले आए और उन्होंने ये कहा कि भारत की वो दोनों देशों के बीच में संबंध बनाना चाहते हैं। चीन श्रीलंका संबंध एक ऐसे दौर पे पहुंच गए जहां से श्रीलंका के लिए चीन को पूरा हटाना मुश्किल होगा। असंभव मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मुश्किल जरूर होगा। प्रयास ही हो सकता है कि अगर कोई कंपटीशन हो, प्राथमिकता भारत को मिले। और दूसरी बात यह है कि भारत के हितों का
कोई हानि ना हो, ये देखना सबसे पहले हमारे। आपने तमिल इशू का जिक्र किया, मैं चाहती हूँ जरूर कि तमिल इशू पे हम बात करें, लेकिन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जिन वजहों के तहत भारत और श्रीलंका के रिश्ते पटरी से उतरे हैं, क्या वो वजह अब नहीं है? क्या भारत वाकई उनको नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकता है? जिस तरह से बार बार ये बताया गया कि नैतिक जिम्मेदारी है भारत की, इतनी बड़ी तमिल पॉपुलेशन यहाँ रहती है और दबाव के तहत भी ऐसा हो रहा है। मैं चाहती हूँ जरूर इन मुद्दों को भी हम छुएं, लेकिन भास्कर बालकृष्णन जी, ये बताइए कि फिलहाल पहली बात तो ये बताएं आपकी कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं और क्या थिंकिंग श्रीलंकन एस्टेब्लिशमेंट में रही होगी भारत को पहला दौरा बनाने के पीछे? पहली महत्वपूर्ण बात, और दूसरी, क्या चीन को इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, जहां तक श्रीलंका का सवाल है, उनके लिए भारत तो सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है, जो आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में भारत की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है चीन के मुकाबले, तो सबसे पड़ोस देश है। और ये जो एक नया बदलाव आया है श्रीलंका की जो पॉलिसी में, ये हमें काफ़ी अच्छा है, वेलकम करना चाहिए और एनकरेज भी करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि चीन के साथ भी संबंध श्रीलंका बढ़ाएगी। 28 मार्च को सिरिसेना बीजिंग जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, अगले हफ्ते श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर चीन की यात्रा पे जा रहे हैं। तो चीन के साथ भी जो जहां तक संबंध है आर्थिक, खासकर आर्थिक मामलों में, वो तो श्रीलंका जरूर बढ़ाने की कोशिश करेगी। और ये भी हमें ख्याल रखना है कि सिरिसेना तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत गए हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसमें तो राजपक्षे के साथ जुड़े हुए एमपीज मेजॉरिटी में है, 2/3 मेजॉरिटी उनके साथ है। और अगला पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा 2016 में। उस इलेक्शन तक प्रेसिडेंट सिरिसेना को पार्लियामेंट के साथ अपोजिशन की तरह डील करना होगा। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस होगी उनके प्रोग्राम में। अब ये देखना चाहिए कि कैसे वो अप्रोच करेगा ये ऑपोजिशन डोमिनेटेड पार्लियामेंट को करीब 1.5 साल तक कैसे चलाएंगे। काफी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन प्रोफेसर सविता पांडे यहाँ पे ये कह रही थी कि भारत की भी अपनी गलतियां रही हैं, जो श्रीलंका भारत के रिश्ते हैं। क्या आप ये मानते हैं, या आप ये मानते हैं कि सर्कमस्टांशियल थे, भारत शायद कुछ नहीं कर सकता था? ये भी वजह थी कि पहले तमिल मुद्दा था, लेकिन उसके बावजूद भी कोalition गवर्नमेंट रही थी। तो पहली बात तो क्या इसको गलती आप कहेंगे, और दूसरी बात यह है कि क्या दोनों तरफ नई सरकारें हैं तो इसको एक नई शुरुआत माना जा सकता है कि इतिहास में जो कड़वी बातें हैं उनको थोड़ा सा पीछे छोड़कर नई शुरुआत की जा सके, और वो नई शुरुआत क्या होगी? बालाकृष्णन जी, आपसे पूछ रही हूं सवाल। हाँ, नहीं, मेरा थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है। तो जहां तक श्रीलंका की तमिल मुद्दे हैं, वो तो ह्यूमन राइट्स सेक्टर में एक डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। जो यूएन ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट हो रही थी वॉर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन पे, उन्होंने 6 महीने तक रिपोर्ट पोस्टपोन किया है, और ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी अप्रूव किया है। ये श्रीलंका गवर्नमेंट को थोड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर जो कुछ भी वो इस एरिया में प्रोग्रेस दिखा सकेंगे, उसके लिए वो रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस हो सकता है। हालांकि जो तमिल नेशनल अलायंस है वो तो इनकी काफी निंदा की है, वो चाहते हैं कि ये रिपोर्ट तुरंत निकले। तो प्रेसिडेंट सिरिसेना को ये जो तमिल मूवमेंट है उनके साथ नेगोशिएट करना होगा कि अगले 6 महीने में कैसे अप्रोच करें ये जो यूएन रिपोर्ट है, और इंटरनली कैसे वो जो रिकंसिलिएशन प्रोसेस है उनके द्वारा ये जो तमिल ऑपोजिशन लोग हैं जो गवर्नमेंट के पहले प्रीवियस गवर्नमेंट के खिलाफ थे, उनको कैसे रिकंसाइल करके उनके साथ ले जाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। जी शुभा जी, चलिए आते हैं इस बात पे कि इस दौरे में क्या क्या हुआ है, खासकर जिस सिविल न्यूक्लियर डील का जिक्र हो रहा है उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है ये, और भारत और श्रीलंका को क्या फायदा इससे होने जा रहा है। जी, ये सिविल न्यूक्लियर डील जो है ये आउटकम है डिस्कशंस पिछले 4 साल से इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्कशंस चल रहे थे। हुआ ये कि फुकुशिमा के दोनों जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं वो कर रही थी ये डिस्कशन। जी, फुकुशिमा डिजास्टर के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट हैड एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स कि आपके जो न्यूक्लियर प्लांट्स बन रहे हैं सदर्न इंडिया में, सदर्न कोस्ट में, उनका अगर खुदा ना खास्ता कभी अगर कोई एक्सीडेंट इस तरह का होता है, कोई डिजास्टर होता है, देन हम सबसे पहले प्रभावी होंगे, हमको इम्पैक्ट करेगा।
इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्लैरिफिकेशंस मांगी थी, उनके कंसर्न्स उन्होंने रेज करे थे। तो इंडियन साइड काफी सीनियर लेवल पे हमारे एटॉमिक एनर्जी और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों मंत्रालय के अफसर जाकर के, एक्सपर्ट्स जाकर के उनसे मिले थे। तो कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए थे और फिर उसके बाद ये एक बातचीत का एक नतीजा ये निकला था कि हम लोग एक करार कर लें उससे कि हम रेगुलर बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई कोदानकुलम में हमारा ये सिक्योरिटी सिस्टम्स हमने पुट इन प्लेस करे हैं। तो वही उसी डिस्कशंस का नतीजा जो है इस बार जब सिरिसेना हमारे देश पहले विजिट के तौर पे आए तो फिर उसी का नतीजा है ये करार पे हम पहुंचे। जी अश्विन जी, इसके अलावा एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार संभाला है साउथ एशिया पे खासकर उनका खासा जोर रहा है। क्या ये उसी कड़ी में हम एक पहल देखें कि जिस तरह से अभी आए हैं वहां के प्रेसिडेंट, फिर बुलावा भेजा है, न्योता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पे जाएंगे, क्या उसी कड़ी में इसको देखा जाए या आप अलग से भी देखना चाहते हैं, इसको महत्व देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब उन्होंने स्वेरिंग इन लिया, शपथ लिया, उस टाइम उन्होंने सारे सार्क देशों के लीडर्स को उन्होंने बुलाया था। उसके बाद वो खुद भी यात्रा कर चुके हैं कई सारे देशों में और सुषमा स्वराज जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो 7 में से 5 देशों में जा चुकी हैं। छठा देश उनका श्रीलंका होने वाला है अगला, और फिर प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। तो उस कड़ी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो फैक्टर है कि वहां पे 5 साल बाद 2009 के बाद ये पहला चुनाव वहां पे हुआ जिसमें कि राजपक्सा गवर्नमेंट हैज बीन वोटेड आउट ऑफ पावर। तो इसमें जो है जो नई सरकार आई है उसके साथ नए सिरे से तालमेल, जो हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स थे, जो शिकवे गिले थे, उनको दूर करते हुए, उनसे आगे बढ़ते हुए हम जो है चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हम एक फ्रेश स्टार्ट दें, क्योंकि कुछ बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, जैसे दोनों सोनी साहब और प्रोफेसर पांडे ने जिक्र किया। तो उन सब को रिजॉल्व करते हुए एक पॉजिटिव मोमेंटम है, क्योंकि पिछले महीने जब मंगला समरवीरा जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है वो जब आए थे, उन्होंने कहा कि दिस इज अ बर्मा मोमेंट फॉर श्रीलंका इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, सो वी शुड बी, इंडिया शुड सीज दैट अपॉर्चुनिटी। तो ये उसी कड़ी का एक बिल्कुल अभी भी सोनी जी बताइए कि लंबा चौड़ा जो है जत्था उनके साथ आया है, कई मिनिस्टर साथ आए हैं, सिर्फ अकेले वही नहीं आए हैं, तो ये भी कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात जो है कि ये चुनाव जो हुआ है श्रीलंका में, इसमें जो आम जो एवरेज एक श्रीलंकन है उसकी जो एस्पिरेशंस है वो भी नजर आ रही है कि ये वो श्रीलंका नहीं है जो राजपक्षे के अंडर था। ये श्रीलंका एक बदला हुआ श्रीलंका है जो चाहता है कि इंक्लूसिव बने श्रीलंका, वो चाहता है बराबरी के अधिकार सबको मिले, और शायद भारत से बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता। देखिए, एक तो बड़ा जो इनका जो समुदाय आया है, इनके साथ डेलीगेशन जो आया है, वो उसमें काफी डिफरेंट तरीके के आदमी हैं, खासकर बिजनेसमैन। बिकॉज कोई भी विजिट होती है जबकि राष्ट्रपति लेवल के ऊपर, तो उसको गुडविल जो होती है उसको कैपिटलाइज करना चाहिए, और बिजनेस जो लीडर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम बोथ साइड, उन दोनों के बैठ के आपस में देखना चाहिए कि किस प्रकार से अपने इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाएं। तो उसके लिए पर्सनल टच भी हो जाता है उनका, और यहाँ पे जो चैम्बर्स की आपस में मीटिंग भी रहती हैं। तो वो तो ये हुआ। उसके अलावा हम सिर्फ एक ही मुद्दे से नहीं हम उनसे बातचीत करना चाहते, डाइवर्स सेक्टर से मिलना चाहते हैं। आपने 3-4 चीजें बताई, एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेशन भी है, देन नालंदा यूनिवर्सिटी का आप देखिए, उसमें भी सिंबॉलिक कहिए या कुछ बहुत जरूरी है उनके लिए। तो ये बड़े डेलीगेशन लाने का मतलब यही होता है कि डिफरेंट वॉक्स ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बोथ साइड वो आपस में मिलजुल के बैठे। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा है वो ये है कि एक बहुत सेंसिटिव इशू जो कि एम्बेसडर बालकृष्ण ने भी और दूसरों ने भी कहा है कि अब जितने भी हिंदुस्तानी शरणार्थी यहाँ पर हैं इंडियन कैंप्स में, थोड़ा टाइम के बाद उनको भी वापस पहुंचने के लिए हर प्रकार के यत्न करने चाहिए भारत सरकार को। उनको उनसे कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि ये जितने जा रहे हैं वो उनको अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा। घर तो बन ही रहे हैं उनके लिए, लेकिन उसके अलावा और चीजें चाहिए उनको, किस प्रकार के काम चलेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो वो चीज भी हिंदुस्तान उनको बताना चाहती है कि इनका शरणार्थियों को हमारे पास है, लेकिन किसी समय के बाद
उनको वापस कर जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करना चाहिए अपने जो इकोनॉमिक प्रोसेस है जी उनका। जी प्रोफेसर पांडे, ये बताइए कि जिस तरह से एलटीटी का दौर जाहिर है कोई नहीं भूल सकता, और ऐसा लगता है कि कई बार अभी भी भारत और श्रीलंका के रिश्तों को वही फेज जो है राजीव गांधी के दौर का वही डिफाइन कर रहा है। क्या अब एलटीटी के खात्मे के बाद, अब जबकि जंग खत्म हो चुकी है, क्या ये माने कि अब आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली भारत और श्रीलंका नई शुरुआत कर सकते हैं? नहीं, शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इंटरवेंशन है वो नहीं होगा। वो एक बहुत ही बड़ा सबक राजीव गांधी की हत्या के बाद मेरे ख्याल से एक अनसेड सी अंडरस्टैंडिंग है कि डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होगा। जैसे आईपीकेएफ को भेजा और फिर वापस लाया गया, फौज भी या इसी कोई भी मिलिट्री कार्यवाही मुझे निकट भविष्य में नहीं लगती, और ऐसा मानना भी है कि भारत अब उसमें इंटरवेंशन नहीं चाहता। एक दूसरी जो हमारा पहलू है पड़ोसी देशों की नीतियों की तरफ, वो था इंदिरा डॉक्ट्रिन। उसमें ये था कि बाहर के जो भी तबके हैं उनको हम इंटरवीन करने नहीं देंगे, वो पॉलिसी एक्टिव रहेगी। उसमें ये है कि किसी और देश का वहां आना या वहां समझौते में घुसना, उसको भारत देखेगा कि वो इंदिरा डॉक्ट्रिन जो है वो एक्टिव रहे। नेबरहुड पॉलिसी, जैसे आपने कहा, इन्होंने भी बताया कि शुरू में इन्होंने सब देशों के हेड्स को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन में, तो ये बात तो रहेगी। लेकिन जो तमिल आज नाम भी नहीं लिया गया, 27 पैराग्राफ्स थे उसमें, और आईडीपीज का जिक्र तो किया गया है, लेकिन तमिल शब्द नहीं लिखा गया। हालांकि रिहेबिलिटेशन की बात की गई है, और ना ही 13th अमेंडमेंट की कोई बात। सबसे बड़ी बात तो यही है, डेवोल्यूशन का नाम ही नहीं है उसमें। जब आपने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कतें तो रिश्तों में यही थी, वरना हर्ज ही क्या था दोनों हर्ज ही क्या था। तो क्या हम उनका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम उन्हें भूल चुके हैं? वो तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मुद्दे तो खत्म नहीं हुए श्रीलंका के अंदर। ये हो सकता है कि नई सरकार है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनका और पार्लियामेंट के बीच में खिंचाव रहेगा, इसलिए कितने इफेक्टिव होंगे वो इन पॉलिसीज को डील करने। मेरे ख्याल में एक अप्रोच ये भी होती है कि नॉन कन्फ्रंटेशनल इश्यूज को पहले लिया जाए और उसके बाद उन मुद्दों पे जाया जाए जिन पर कुछ भी। लेकिन आपको लगता है क्या भारत अभी भी जो तमिल प्रभावित इलाके हैं या तमिल पॉपुलेशन के इलाके हैं, वहां जो ऑटोनॉमी का बार बार जिक्र हो रहा है, पहली बात तो इस सरकार की जो अप्रोच है वो राजपक्ष सरकार से आप कितना अलग मानते हैं, और क्या भारत उसी फॉर्म में उतने ही जोर के साथ अभी भी आगे बात बढ़ाएगा? देखिए, जहां तक भारत की तरफ संबंध है, हाँ, वो पहले भारत ही आए चीन जाने की बजाय, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि वो डिवाइड नहीं करेंगे भारत और चीन से, दोनों से बराबर संबंध रखेंगे। दूसरी बात ये है कि 2016 में क्या होगा, उसके बाद ये तय होगा कि उनकी पूरी नीति बदलती है नहीं बदलती। उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव रहेगा पार्लियामेंट का, और इसलिए ये कहना कि उनके आते ही संबंध बिल्कुल उलट गए, मेरे ख्याल में बहुत अतिशयोक्ति होगी। भास्कर बालकृष्णन जी, कई बार हमें ये बताया गया कि दरअसल जिसको इंटरवेंशन कहा श्रीलंका ने, या हमने जैसे कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम श्रीलंका के जो तमिल हैं उनके बारे में बात करें कि एक बड़ी पॉपुलेशन यहाँ रहती है, और जो सरकार थी इससे पहले यूपीए सरकार, उसकी चूंकि कोalition गवर्नमेंट थी, तो इसलिए कोalition धर्म निभाने के लिए भी काफी चीजें की गई। अब ये मजबूत मैंडेट की सरकार है, तो क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो गई चूंकि राजनीतिक दबाव नहीं है? क्योंकि इस बार तमिल शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है, जिस तरह से प्रोफेसर पांडे बता रहे हैं। नहीं, ऐसे हो रहा है कि जो नई प्रेसिडेंट आए हैं उनकी नीति तमिल प्रॉब्लम पे कुछ अलग है, वो काफी और फ्लेक्सिबल है, और डायलॉग और रिकंसिलिएशन तमिल पॉपुलेशन के साथ वो बिल्कुल ही ओपन है। और उनके जो तमिल नेशनल अलायंस है, उनके भी अलायंस पार्टनर बन गए हैं पार्लियामेंट में। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो रिलेशनशिप है श्रीलंका सरकार और तमिल ग्रुप्स के, वो उसमें काफी बदलाव हुआ है, और पॉसिबिलिटीज है कि डायलॉग और रिकंसिलिएशन आगे बढ़े। इसके अलावा जो भारत सरकार ने जो हाउसिंग प्रोग्राम बनाई है जो तमिल पॉपुलेशन के लिए, उसमें 27,000 हाउसेस तो बना दिए हमने, और टारगेट है 50,000 हाउसेस बनाने के लिए। हम कर सकते हैं तमिल पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए, कोई और देश नहीं कर सकता है, और इसलिए इस एरिया में भारत की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये तो चलेगी। दूसरा जो सेंसिटिव मुद्दा है, ये जो फिशरमैन है, मछुआरों का मुद्दा है, हमारे जो मछुआरे वहाँ श्रीलंकन वाटर्स में जाते हैं, वहाँ पकड़े जाते हैं, इसका भी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस शुरू हुए हैं। दोनों एसोसिएशंस, दोनों तरफ से कोशिश है कि उनको मिला के कुछ समझौता बना दे। ये मुद्दा, मेन प्रॉब्लम ये है कि
वहाँ जो वाटर्स है उसमें जो मछली है अवेलेबल है वो कम होती जा रही है, और हमारे तरफ से फिशरमैन और ज़्यादा मच्छी पकड़ना चाहते हैं, और इसका रिजल्ट है ये जो फिशरीज ऑपरेशन नॉन सस्टेनेबल हो गई है और काफ़ी विवाद हो गया है दोनों देशों के बीच में। तो ये जो अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट की ज़रूरत है फिशरीज की, और जो कोई फिशरमैन जो फिशिंग एक्टिविटी से इनकम नहीं मिल सकता है उनको कई और एक्टिविटीज में इनकम बनाने की अपॉर्चुनिटीज दिया जा सकता है। जी। तो इस मुद्दे पे भी बातचीत होगी। और तीसरा है जो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन श्रीलंका के साथ, जिसका जो प्रिलिमिनरी कुछ बातें हो रही है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है लॉन्ग रन में। जी शुभजीत, बताइए कि ये जो मछुआरों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, ये उठना जरूरी था कि ऐसा लगता है हमेशा से चला आ रहा है। उसमें कई लोग जो है भारत का भी दखल ये मानते हैं कि शायद भारत ने भी तस्वीर साफ करने में मदद नहीं की है। मछुआरे अगर जाके श्रीलंकन वाटर्स में वहां करेंगे अगर फिशिंग, तो जाहिर है प्रॉब्लम होगी। इसमें आपको उलझन कहाँ नजर आती है? क्यों ये मुद्दा लगातार जो है वो मुद्दा बना हुआ है? देखिए, इसमें एक हिस्ट्री है। 2009 से पहले श्रीलंका और वो जो हमारा समुद्री इलाका है वहाँ पे चूंकि एलटीटी का इतना प्रकोप था, उस वजह से वहाँ पे मछुआरे फिशिंग नहीं कर सकते थे, श्रीलंकन तमिल्स। तो आफ्टर 2009 उसके बाद जो है वहाँ पे फिशिंग राइट्स खोले गए। तो जब ये हुआ तो फिर वहाँ के फिशर्स, अच्छे ईल्ड देने वाली फिशेस जो इंटरनेशनल बाजार में बहुत ज्यादा प्राइस फेच करते हैं, वो जो है प्राइस कैचमेंट एरिया हो गया। तो वहां पर हमारे जो मछुआरे हैं, जो तमिल इंडियन फिशरमैन हैं, वो अपने बड़े बड़े बोट्स लेकर, ट्रॉलर्स लेकर के वहां तक पहुंच पाते हैं, जबकि इनके पास, श्रीलंकन तमिल फिशरमैन के पास छोटे बोट्स होते हैं जो अपनी ही जगह पे वो ठीक से फिशिंग नहीं कर पाते हैं। तो जब इंडियन फिशरमैन जब जाते थे तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट, तमिल फिशरमैन है, एक तरफ इंडियन है, एक तरफ श्रीलंकन है, पर दोनों ही तमिल फिशरमैन है। जी। तो उन्हीं के बीच का ये और शायद वो सरहद नहीं समझते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के, चूंकि हमने चीन से ही ये डिस्कशन शुरू किया था, वो खत्म होने पर है कि ये भी वजह मानी गई कि राजपक्षे साहब की जो हार है उसकी बड़ी वजह ये भी है कि आम जनता में इसको लेकर नाराजगी थी कि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चीन को दिए गए। पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं श्रीलंका की ऐसा लगता था कि हाईजैक हो गई है चीन के जरिए। क्या आपको लगता है कि जो सेंटिमेंट था आम आदमी का, उसको भी समझते हुए अब श्रीसेना उसके खिलाफ काम करने की कोशिश करें ताकि उस सेंटिमेंट को जो है वो उसका ख्याल रखा जाए? मेरे विचार में इंडियन सेंसिटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकल आदमियों को इतनी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि चाइनीज जो डिप्लोमेसी है वो चेकबुक डिप्लोमेसी है। वो आके डजल करते हैं कि हम आपके लिए इतना कर देंगे, जो दूसरी हम अगर हिंदुस्तान कहेगा 2 बिलियन देंगे, वो $8 बिलियन की बात करते हैं। पैसा इतना आएगा या नहीं आएगा उसकी बात नहीं है, लेकिन उनको डजल करते हैं। तो इसलिए वहां की श्रीलंका की जो पॉपुलेशन वो, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर चाइनीज आएंगे और पैसे लेके आएंगे, और ये वजह नहीं थी कि उन्होंने उसको निकाला। वजह ये थी कि उनकी जो राजपक्षे की जो फैमिली है उनका कंट्रोल ज्यादा बढ़ रहा था। काफी नहीं माना नहीं जाता कि ये फैमिली और चीन के बीच में जो करार है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को ये लग रहा था कि एक फैमिली और एक देश के बीच में ये पूरा देश कहीं ना कहीं भी रख दिया। प्रोफेसर सविता पांडे बताइए बहुत ही संक्षेप में कि अब ये रिश्ता यहाँ से कहाँ जाता है? देखिए, जरूर आगे बढ़ेगा, पर मैंने कहा कि एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि पार्लियामेंट की क्या इक्वेशन रहती है 2016 में। और जैसा कि मैंने कहा कि पड़ोसी देश है और पड़ोस होने के नाते हमारा उनसे डीलिंग ज्यादा है, वो हम पे डिपेंडेंट ज्यादा है। नेहरू के टाइम से ये चला आ रहा है, उन्होंने खुद भी कहा था कि उनको हमारी जरूरत ज्यादा है। मेरा ख्याल है आइलैंड देश नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे नेबर हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है और किसी और देश से ताल्लुक रखने के लिए भी उन्हें भारत की जरूरत है। इसलिए ये जरूरी है कि भारत से उन्हें संबंध सुधारने पड़ेंगे और प्रायोरिटी पे भी रखने पड़ेंगे। कैसे करते हैं ये देखने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सविता पांडे आपका, वीबी सोनी जी, शुभजीत रॉय और साथ ही भास्कर बालाकृष्णन। तो साफ तौर पर दोनों देशों में अब नए नेता हैं, नई जो है कमान है, और उम्मीद की जा रही है कि पिछले दौर की जो कड़वाहट है, कड़वी यादें हैं, उस सबको भुलाकर एक नई शुरुआत की जा सके। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।